स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आर्कटिक सर्कल क्या भारत के आसपास भी है? हम दूरबीन लेकर भी आर्कटिक सर्कल को नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन भारत फिर भी आर्कटिक सर्कल की रेस में है। क्यों, कैसे, क्या, इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS के ऊपर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल है जो IAS एस्पिरेंट्स की तैयारी करवाता है। तो जितने भी IAS के एस्पिरेंट्स हैं जो 2023 और 2024 का अटेम्प्ट एम कर रहे हैं, आप जरूर स्टडी IQ के कोर्सेज एक्सप्लोर करें, जहां भारत की टॉप फैकल्टीज द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। सो इज इंडिया इन द आर्कटिक रेस? क्या भारत जो है वो आर्कटिक सर्कल की तरफ बढ़ रहा है? और अगर बढ़ रहा है तो कैसे? कैसे इतनी बर्फनामे इलाके में जो है भारत इंटरेस्ट दिखा रहा है, और इंटरेस्ट दिखाने का मतलब है क्या? इन सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए देखें कि क्या ये इशू है। उसके पहले आप ध्यान रखें कि हमारे ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मेरा जो टेलीग्राम हैंडल है आयुष सांघीज IAS अकेडमी, इस टेलीग्राम हैंडल पर आप जरूर मेरे साथ जुड़े, क्योंकि ये जितने भी PDFs मैं यूज करता हूं, ये सारे PDFs हमारे टेलीग्राम हैंडल पर अवेलेबल हैं। All these PDFs are available on my Telegram handle. You can download these PDFs. Other than that, we also give MCQs on a daily basis on the Telegram handle. Along with those MCQs, आपको और भी इंफॉर्मेटरी कंटेंट जो है वो मिलेगा यदि आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मेरे साथ जुड़ते हैं। उसके सिवा आप इंस्टा पे और ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंफॉर्मेटिव रील्स और बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट हम स्टूडेंट्स के लिए, और जेनेरिक इंफॉर्मेशन जो है, एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए देखें आर्कटिक सर्कल है क्या। व्हाट एग्जैक्टली इज आर्कटिक ओशन? और आर्कटिक क्या होता है, पहले ये तो समझे। आर्कटिक की रेस में हम इंटरेस्टेड हैं, हमें पता ही नहीं आर्कटिक क्या होता है। तो आर्कटिक को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके सामने एक आर्कटिक सर्कल का मैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है नॉर्थ पोल, विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ प्लैनेट अर्थ, राइट। तो ये सारे के सारे रीजन्स जो सराउंडिंग रीजन्स हैं, ये आर्कटिक रीजन्स कहलाते हैं। दे आर नोन एज द आर्कटिक रीजन्स। तो आर्कटिक रीजन्स जो हैं वो हो सकते हैं लैंड रीजन्स, और वो हो सकते हैं सी रीजन्स। तो सी रीजन, लैंड रीजन, जो भी आर्कटिक को या नॉर्थ पोल को या आर्कटिक सर्कल को सराउंड करते हैं। तो लैंड रीजन और सी रीजन। तो लैंड रीजन में कई सारे देश जो नाम आप आसपास देख रहे हो, वो सारे के सारे लैंड रीजन्स ऑफ आर्कटिक रीजन में आते हैं। कि आर्कटिक रीजन में जमीन कौन सी है, लैंड कौन सी है, कौन से देशों की है, आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा लैंड है रशिया के पास। कितनी है, कैसे है, डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं स्कैंडिनेवियन देश है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। इस तरफ है आइसलैंड, इस तरफ है ग्रीनलैंड, डेनमार्क, और यहां पे आता है कनाडा, इधर आता है अलास्का। तो लैंड रीजन्स में आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ कनाडा, पार्ट्स ऑफ डैनिश रेल्म, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड द US। तो ये सारे के सारे लैंड रीजन कंप्राइज करते हैं। दीज आर अ पार्ट ऑफ लैंड रीजन्स। फॉलोड बाय दैट इज द सी रीजन। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा क्या है? दिस इज द सी रीजन। ये सी रीजन है। तो सी रीजन भी बड़ा मैसिव है। परमाफ्रॉस्ट, ये टर्म आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी। परमाफ्रॉस्ट, थिक लेयर ऑफ आइस, और सॉइल फ्रोजन इज कॉल्ड एज परमाफ्रॉस्ट, परमानेंटली फ्रोजन अंडरग्राउंड सॉइल। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये लैंड रीजन में है, और परमाफ्रॉस्ट की सॉइल जम गया, और उसके आसपास का ये पानी भी कई महीनों तक पूरे साल में जमा रहता है। तो दिस इज द सी रीजन एज वेल एज द एंटायर लैंड रीजन। तो आर्कटिक क्या है? आर्कटिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सी रीजन एज वेल एज द लैंड रीजन, व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। तो यहां पे जनरली टूरिज्म होता है। आपने कभी सुना हो लोग नॉर्दर्न लाइट्स आप गूगल करके देखिएगा, लोग देखने जाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से या रशिया से, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया से। और वहां से अगर आपको और प्रॉपर कंप्लीट नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है
तो कुछ लोग शौकिया तौर पे क्रूज लेके आर्कटिक सी के अंदर जाते हैं। तो यहां स्वीडन, नॉर्वे से दे कम ऑल द वे अप टू हियर, वेरी क्लोज टू द नॉर्थ पोल, वेरी क्लोज टू द आर्कटिक रीजन, जस्ट टू ऑब्जर्व। पूरे चारों तरफ बर्फ 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 होती है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अगर आप डिस्कवरी चैनल पे या मतलब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड एंड सी रीजन्स व्हाट आर्कटिक इज। नाउ द पॉइंट इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रशियन इंटरेस्ट इन द आर्कटिक रीजन, क्योंकि रशिया का सबसे बड़ा लैंड एरिया जो है, या आर्कटिक का सबसे बड़ा लैंड एरिया, या रशिया का सबसे बड़ा लैंड एरिया आर्कटिक का पार्ट है, या आर्कटिक में जो लैंड एरिया सबसे बड़ा है 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एरिया है, वो रशिया के पास है। उसकी जनसंख्या तकरीबन 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोगों की है। तो जनसंख्या बहुत कम है और 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो रशिया के ऑक्यूपेशन में आता है। जाहिर सी बात है रशिया के पास लैंड एरिया ज्यादा होगा क्योंकि रशिया का एरिया काफी बड़ा है। ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है ये रशिया का है। दिस इज द एंटायर एरिया, ये रशियन एरिया है। ये जो पूरा ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज द एंटायर रशियन रीजन और रशियन एरिया। सो दिस एंटायर रीजन आप जो देख रहे हो, इसमें से जो लैंड रीजन आता है, जो इसका आर्कटिक रीजन का पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, which forms 40% of the entire Arctic space, and the population is 2.5 million people and completely frozen for a majority part of the year. तो majority part जो साल का है उसमें ये पूरी तरीके से फ्रोजन रहता है, पूरी तरीके से इस पे बर्फ जमी हुई होती है। 25 लाख लोगों की ऑक्यूपेशन, 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, कोई क्यों मेंटेन करेगा? आपको मतलब आपको क्या ऐसी क्या आपको गुदगुदी हो रही है कि आप जाकर उसे मेंटेन करोगे? भाई क्यों इतनी मेहनत करोगे? क्योंकि आपको वहां से फायदा दिख रहा है। देखिए, हमारे भी जवान अगर सियाचन में बैठे हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सियाचन ग्लेशियर, मिडिल पार्ट और सदर्न पार्ट, -40 -50 में बैठे हुए हैं, कोई शौक तो है नहीं बैठने का किसी को, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ फायदा डिराइव होता है उस रीजन से। दो तरीके की चीजें होती हैं इतने पनिशिंग टेम्परेचर्स में अपने फोर्सेस को मेंटेन करने की या किसी भी कंट्री के प्रेजेंट होने की, यह ध्यान रखिएगा। दो रीजंस। पहला है सिक्योरिटी रीजन जो हमारा है। हम अगर सियाचन में नहीं प्रेजेंट होंगे, या सियाचन वो NJ9842 जो पॉइंट है सदर्न पार्ट ऑफ सियाचन ग्लेशियर में, वहां प्रेजेंट नहीं होंगे, तो हम पहले देख चुके हैं 1980s में कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस एंड चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस इनफिल्ट्रेटेड इनटू आवर टेरिटरी, हमारी टेरिटरी में आकर और वहां आके बैठे हैं बस वहां जाके। मतलब ये बर्फ है, आप बैठे हो, कुछ हो ही नहीं सकता बर्फ में। क्या करोगे? ना तो हीटर लगेगा, बंकर लगाओगे तो उसके ऊपर बर्फ जम जाएगी, वो बंकर पूरा जम जाएगा, वो ढक जाएगा बर्फ से। बस आपको वहां जाके बैठना है, बाइनोकुलर लेके 6-6 महीने जो है आर्म फोर्सेस के पर्सनल वहां जाके बैठे रहते हैं। तो वो तो हुआ सिक्योरिटी रीजन। और दूसरा रीजन है इकोनॉमिक रीजन, जो कि रशिया का इंटरेस्ट है, क्योंकि ये 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो रशिया का 12 से 15% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, 12 to 15%, विच मींस आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1/6 1/7 के आसपास जो है जीडीपी कंट्रीब्यूशन रशिया का इस एरिया से आता है। तो इतना बर्फीला एरिया, इतने पनिशिंग टेम्परेचर्स, इतना मुश्किल एरिया जहां पे आपको 4 गुना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा कोई भी काम करने के लिए, लेकिन फिर भी आप करते हो क्योंकि आपको वहां से फायदा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जब से वॉर शुरू हुई है, हम इतने टाइम से डिबेट देख रहे हैं, वो डिबेट बिल्कुल सही है। तो रशियन ऑयल और गैस का मेजर जो पोर्शन है वो वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर। उसके सिवा रेयर अर्थ मिनरल्स आर ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड एंड एक्सपोर्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दैट इट जनरेट्स 12 to 15% ऑफ कंट्रीज जीडीपी, 80% ऑफ रशियन गैस, 80% रशिया की या रूस का जो तेल है, एनर्जी रिसोर्सेज है, गैस एज वेल एज निकल, डायमंड्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड ओवर देयर। वहां से एक्सट्रैक्ट करा जाता है और वहां से एक्सट्रैक्ट करके जाहिर सी बात है आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से आप बहुत भारी मात्रा में जो है पैसा कमाते हो। सो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड देयर, ये चीज चली आ रही है। उसके बाद द आर्कटिक प्रोवाइड्स अ क्वार्टर ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड 1/3 ऑफ इट्स फिश कॉट। तो 1/4 जो कंट्री का एक्सपोर्ट है वो आर्कटिक रीजन से आता है, और आप देखिए 1/3 जो फिश का प्रोड्यूस है, यानी कि सी फूड का जो प्रोड्यूस है, वो भी इस रीजन से आता है। So it contains enormous expanses and new frontiers, Russia's new international facade and its new maritime border. तो इसका ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ये रशिया का मैरिटाइम बॉर्डर धीरे धीरे बनते जा रहा है।
मैरिटाइम बॉर्डर का मतलब होता है सी बॉर्डर। जैसे भारत का सदर्न पार्ट मैरिटाइम बॉर्डर है, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, इस तरीके से इंडिया का है। सिमिलरली यहां पर भी रशिया का है। ये मैरिटाइम बॉर्डर बनता जा रहा है रशिया के लिए, रूस के लिए। उसका रीजन ये है कि सालाना बेसिस पे यहां की जो बर्फ है वो मेल्ट हो रही है। The ice in the Arctic region is melting on an annual basis because of the impact of development, because of the impact of climate change, because of the impact of extraction. इस वजह से आपका जो बॉर्डर मैरिटाइम बॉर्डर नहीं था, क्योंकि वहां पे पानी था ही नहीं, 12 महीने तो बर्फ जमी रहती थी, तो वहां पे क्या हुआ, अब वो मैरिटाइम बॉर्डर धीरे धीरे बनता जा रहा है। इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द मैरिटाइम बॉर्डर। तो ये जो आप पूरा रूट देख रहे हैं, इसे कहा जाता है नॉर्दर्न सी रूट। दिस इज टर्म्ड एज द नॉर्दर्न सी रूट। ये सेम मैप है, मतलब अलग तरीके से डिपिक्ट किया हुआ है। ये पूरा आर्कटिक रीजन है, परमाफ्रॉस्ट था। ये पूरा रीजन जब ये धीरे 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 इसकी आइस मेल्ट करती है पूरे साल में, तो ये रीजन सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिनों के लिए नेविगेबल होता है, यानी कि यहां से शिप जा सकती है, यहां से ट्रेड हो सकता है। तो ये जो रीजन है, इसमें जो ट्रेडिंग कैपेसिटी है वो आप देख सकते हैं। इस रीजन से या तो आप यूरोप की तरफ जा सकते हो, या आप इस तरफ एशिया की तरफ आ सकते हो, और नॉर्दर्न पार्ट में अलास्का, यूएस की तरफ भी जा सकते हो। दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन। So the northern sea route is around 10 to 15 days faster than the traditional route. ट्रेडिशनल रूट से ये फास्टर है। कैसे फास्टर है इसको मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ करूंगा। डिपेंडिंग ऑन वेदर एंड आइस, इट इज नेविगेबल विदाउट आइस ब्रेकर्स फॉर 2 to 4 months ऑफ द ईयर। अब धीरे धीरे, पहले ये 10 से 15 दिन था, फिर 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ। अब डिपेंड करता है कि बर्फ कितनी जमी, डिपेंड करता है बर्फ कितनी पिघली, उस हिसाब से ये एरिया नेविगेबल होता है। इट इज नेविगेबल एंड दिस इज समथिंग विच इज forcing Russia to increase its maritime border. Maritime border तब इंक्रीज करोगे जब यहां तक कोई आ पाएगा। अब क्योंकि नेविगेबल है, यहां तक शिप आ सकती है, सबमरीन आ सकती है, चीजें आ सकती हैं, इस वजह से आप यहां पहुंच सकते हो। तो ये एरिया नेविगेबल ऑटोमेटिकली हो गया। रशिया वांट्स टू मेक इट पॉसिबल बाय द ईयर 2030। तो रशिया अब आर्टिफिशियली, सुपरफिशियली, मतलब मशीन्स के थ्रू ये आइस को काट रहा है, ताकि ये जो 2 से 4 महीने नेविगेबल था, ये पूरे 12 महीने नेविगेबल हो, ताकि वो अपना ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर सके। This is what Russia is aiming at. So melting ice is an opportunity for Russia. Shrinking ice cover is opening up opportunities in vast natural resources. Resources हैं तो अब resources को export करो। Export एशिया की तरफ करो, यूरोप की तरफ करो। वो कैसे करोगे? जब ice melt करेगी, एक तो पहली बार transportation हो पाएगा, दूसरी तरफ extraction हो पाएगा, including oil, gas and coal. So Russia is developing sea routes and mega ports via Far East to provide alternate access to its vast resources. इसको Far East समिट भी बोला जाता है। फार ईस्ट मतलब वो व्लादिवोस्टॉक की तरफ, दिस इज कॉल्ड एज फार ईस्ट। इस तरफ रशिया नेविगेट नहीं कर पाता था, अब रशिया इस तरफ भी नेविगेट कर सकता है। एशिया की तरफ इस रूट के थ्रू भी पहुंचा जाता है, तो सिग्निफिकेंटली टाइम का रिडक्शन है, क्योंकि आपके पास एक ऑल्टरनेट रूट है। इस चीज के साथ साथ रशिया ने इसे अपना, क्योंकि ये नेविगेबल है, क्योंकि एक बॉर्डर है, मैरिटाइम बॉर्डर है, इस वजह से रशिया ने अपने 2013 ऑनवर्ड्स मिलिट्री बेसिस सेट करे हैं। रशिया हैज सेट इट्स मिलिट्री बेसिस, 7 न्यू मिलिट्री बेसिस अलोंग द रूट एंड डिप्लॉयड मिसाइल लॉन्चर्स, रेडार्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स हैव बीन डिप्लॉयड इन द एंटायर रीजन। क्योंकि अब नेविगेबल है, क्योंकि ये कहीं भी जा सकते हैं, तो उनके देश में भी कोई भी आ सकता है, तो यहां पे मिलिट्री बेस सेट करे गए हैं। 10 साल के भीतर 7 मिलिट्री बेस सेट करके कर दिए गए, और हजारों की तादाद में जो है जवान यहां पे उन्होंने प्लेस करे हैं, सो दैट इट इज सिक्योर्ड फॉर द रशियन रीजन। क्योंकि अब रशिया का एक्सेस है, रशिया का एक्सेस आसान हो गया है, नेविगेबल है, तो बाकी के देश भी घुस सकते हैं इस पूरे रीजन में। तो ये है पूरी अंडरस्टैंडिंग आर्कटिक रीजन, उसका पोटेंशियल कितना है, और उसमें से रशिया कितना पोटेंशियल एक्सप्लॉइट कर रहा है, और आगे चल के रशिया अपॉर्चुनिटीज कैसे एक्सप्लोर कर रहा है। अब ये तो रशिया की कहानी हुई। रशिया के बगल में क्या पड़ता है? रशिया के बगल में या रशिया के नीचे थोड़ा सा पड़ता है चाइना, जो एक अपकमिंग सुपर पावर है पूरे एशियन रीजन में। और इस वक्त अगर रशिया के हालात देखे जाएं, जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, तब से लेके अभी तक चाइना ही सुपर पावर है। रशिया के पास पैसा नहीं बचा। रशिया डज नॉट हैव द मनी to be able to fight the war the way they have to. Along with fighting the war, whatever development they have to do, they do not have money left for the same. So now China is the biggest superpower when it comes to
एशियन रीजन। तो रशिया नीड्स चाइना और चाइना हैज बीन प्लेसिंग इट्स हेजेमनी इन द एंटायर आर्कटिक रीजन। पूरे आर्कटिक रीजन में वो अपनी हेजेमनी दिखा रहे हैं। इस एरिया का पोटेंशियल इस ग्राफिक के थ्रू आप देख सकते हैं। द पोटेंशियल इज ऑफ $110 बिलियन। दिस इज द पोटेंशियल दैट एवरीवन इज आइंग टू कैपिटलाइज। सब लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्कटिक में मेगा पोर्ट्स बना के, क्योंकि पोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन नेविगेशन के लिए पोर्ट चाहिए। कहां आएगा शिप, कहां रुकेगा, कहां से ट्रेड व्यापार कैसे करोगे, उसमें $110 बिलियन का आर्कटिक मेगा पोर्ट्स की तरफ पोटेंशियल है। उसके हिसाब से वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसी के तहत जो है लोग नेविगेट कर रहे हैं। वो एशिया की तरफ कर रहे हैं और ये यूरोप की तरफ कर रहे हैं। ये देखिए पोर्ट की लोकेशंस, लुक एट पोर्ट की लोकेशंस। ये सारी की सारी जो है पोर्ट लोकेशंस है। दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। ये चीज हो रही है। तो क्योंकि रशियन इंटरेस्ट है और रशिया के पास पोर्ट्स बनाने का उतना पैसा नहीं है, तो इस वजह से चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी उस रीजन में हो सकता है या हो रहा है, या चाइना ने भी अपना इंटरेस्ट उस रीजन में दिखाया है। कैसे, ये जानेंगे अब से। इसमें दो एंगल्स हैं, ध्यान से समझिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग एंगल्स हैं। रशिया ने फोकस करा है फार ईस्ट की तरफ। इट हैज स्टार्टेड फोकसिंग ऑन फार ईस्ट। इट हैज स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द ईस्ट। ईस्ट में चाइना आता है, जापान और चाइना आते हैं। So China is interested to invest in these megaports because China till date is interested in Russia. कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो चाइना का इंटरेस्ट है। दूसरा है चाइना का कंजम्पशन एलएनजी का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का बड़ा मैसिव है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दैट चाइना डज। सो साइनो रशियन पार्टनरशिप, चाइनीज रशियन पार्टनरशिप के तहत अगर देखा जाए, as Russia has pivoted to the east, क्योंकि रशिया ने ईस्ट की तरफ देखना शुरू करा, यमल एलएनजी एंड आर्कटिक LNG-2 अभी स्पॉट करवाता हूं। ये दोनों जो है ये पोर्ट्स के नाम है या प्रोजेक्ट्स के नाम है जहां पे लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट होती है आर्कटिक रीजन से और एक्सपोर्ट होती है। इनमें जो इन्वेस्टमेंट लगा है वो रशिया और चाइना का मिला के लगा है। फेसेस ऑफ साइनो रशियन कोऑपरेशन इन द फार नॉर्थ, क्योंकि ईस्ट की तरफ फोकस करा, चाइना और रशिया ने मिलकर जो है इन्वेस्टमेंट इन दोनों जगह लगाया है। तो ये चीज है। प्लस चाइना जो है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, इस वजह से उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी रिसोर्सेज के लिए एलएनजी मार्केट का कंजम्पशन एंड चाइनीज कंपनीज आर ओपन टू पेइंग जेनरसली फॉर एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो वो जेनरसली पे कर रहे हैं। कैसे पे कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। तो चाइनीज कंपनीज आप यहां पे देख सकते हैं, चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन CNPC एंड द सिल्क रोड फंड। ये दो फंड्स हैं, ये चाइनीज फंड्स हैं। इन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट लगाया है 20% और 9.9%। 29.9% का टोटल इन्वेस्टमेंट इन दोनों ने मिलकर लगाया है, 20% एंड 9.9%। और रशियन कंपनी के साथ, तो एक रशियन कंपनी है और बाकी दोनों ये चाइनीज कंपनीज हैं। सबने मिलकर इन्वेस्टमेंट लगाया एक पोर्ट में, तो इन्होंने शेयर लिया 29.9% और साथ साथ इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जो एलएनजी एक्सट्रैक्ट होगी वो CNPC खरीद लेगा आपसे। So at the same time, CNPC committed to purchase at least 3 million tons of LNG annually and to secure Chinese financing for the project. तो एक तो आपने पैसा भी लगा दिया प्रोजेक्ट में, दूसरा जो एक्सट्रैक्शन हुआ आपने सेल भी दिखा दी कि हमें बेच दो। तो विन विन सिचुएशन है रशिया के लिए, तो क्योंकि रशिया का उतना पैसा लगा नहीं और गैस निकलते ही आपको क्लाइंट भी मिल गया बेचने के लिए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, घर बैठे सारा काम हो गया। ये है चाइना का इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज हाउ चाइना इज ट्राइंग टू मेक द इनरोड्स। तो आपको उन पोर्ट लोकेशंस को दिखाते हैं कि वो कहां है। ये देखिए, हैव अ लुक एट दीस पोर्ट लोकेशंस। सो दीस पोर्ट लोकेशंस आर यमल LNG, ये प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया है। आर्कटिक LNG, ये भी प्रोजेक्ट का नाम है। सो दिस इज द प्रोजेक्ट, दिस इज द प्रोजेक्ट। तो इसके थ्रू जो LNG एक्सट्रैक्ट होगी वो इस रूट से नेविगेट होते हुए यहां से घूम के चाइना की तरफ आएगी। इट वुड कम टुवर्ड्स चाइना। सो दिस इज द वे। प्लस यहां से जो एक्सट्रैक्ट होगा, अगर यूरोप आपको एक्सपोर्ट करना है, वो तो खैर अभी नहीं हो रहा है यूरोप एक्सपोर्ट, क्योंकि यूरोप ने सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर, इस वजह से वो नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में होगा। सो दिस इज हाउ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कैन हैपन। इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो हो सकता है। और यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए अब कैसे हो रहा है ये तो आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो यहां है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया में। तो पावर ऑफ साइबेरिया ये एक ट्रांसपोर्टेशन लाइन है जिसकी तरह से आप गैस जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हो, व्लादिवोस्तोक तक आती है। तो ये है
पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन, और दूसरी तरफ है रशियन इंटरनल पाइपलाइन। ये रशिया की इंटरनल पाइपलाइन है, ये येलो वाली आप ये देख सकते हैं, येलो पाइपलाइन रशिया की इंटरनल पाइपलाइन है। तो इंटरनल पाइपलाइन नेटवर्क जो, क्योंकि रशिया का एरिया बहुत बड़ा है, तो इस वजह से आपको रशिया में भी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ऑयल एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन बनानी है, तो वो बनाई है। तो पावर ऑफ साइबेरिया आपका चाइना तक आ रहा है, इट इज कमिंग ऑल द वे टू चाइना and it is transporting it to here Vladivostok, which is eastern part of Russia, और रशिया की इंटरनल पाइपलाइन ये है। प्रोस्पेक्टिव प्रपोज्ड पाइपलाइन जो है वो है ये ब्लैक वाली लाइन, पावर ऑफ साइबेरिया 2। दिस इज पावर ऑफ साइबेरिया 2 जो मंगोलिया से होते हुए चाइना की तरफ आएगी। दिस इज पावर ऑफ साइबेरिया 2, ये प्रपोज्ड पाइपलाइन है। तो इस तरीके से चाइना तक एनर्जी पहुंचेगी। चाइना जितना डेवलप्ड है उससे और ज्यादा डेवलप होगा, उससे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, उससे और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्रिएट करेगा, और ज्यादा बनाएगा और ज्यादा बेचेगा। दिस इज व्हाट इट इज प्लानिंग टू डू। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड दीज आर कॉल्ड एज द गैस प्रोडक्शन सेंटर्स। ये गैस प्रोडक्शन सेंटर्स है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चाइना का बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट जो है वो लगा हुआ है, और उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ चाइना ने ऑर्डर्स दिए हैं कि हम ये कंजम्पशन भी आपसे करेंगे। सो इन एडिशन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्दर्न सी रूट, जो सी रूट मैंने आपको दिखाया था, वुड क्रिएट द कंडीशंस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। वो सी रूट जितना बेटर होगा, जैसे मैंने आपको बताया रशिया उस सी रूट को आर्टिफिशियली बना रहा है, बर्फ काट काट के रूट बना रहा है। Further development of ports in northeastern China and in the cities of Dalian and Qingdao in the Shandong province, जो कि चाइनीज प्रोविंसेस हैं। तो ये चाइनीज प्रोविंसेस जो आप देख पा रहे हैं, ये डालियन है, दिस इज डालियन, ये चाइना के बीजिंग के पास है, देख सकते हैं आप, पोर्ट सिटी है। तो इस तरीके से यहां तक एनर्जी आएगी, या अगर आप घूम के पूरा आओगे तो फिर आप डालियन पे आओगे। दिस इज हाउ यू आर ट्राइंग टू प्रपोज व्हाट कैन हैपन इन अ बेटर फैशन इन द सिटीज ऑफ डालियन एंड किंगडाओ इन द शैंगडोंग प्रोविंस। तो इस तरीके से डेवलपमेंट करोगे तो ट्रेड करने के लिए पोर्ट चाहिए होगा जहां पे दोनों देश इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। रशिया स्टेट ओन्ड कंपनीज रोजनेफ्ट एंड गैसप्रोम हैव अग्रीड टू कोऑपरेट विद चाइनीज पार्टनर्स। तो उन्होंने चाइनीज पार्टनर के साथ कोऑपरेट करा है, जैसे मैंने आपको दिखाया इन द आर्कटिक सीज। Chinese companies have also been contracted to modernize the seaport and construct the White Sea Komi-Ural rail link, क्योंकि it is a multi-modal transport corridor। क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको रेल रूट भी चाहिए, रोड रूट भी चाहिए, पोर्ट रूट, सी रूट तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से चाइना का और रशिया का इंटरेस्ट जो है वो अलाइन होता जा रहा है। रशिया नीड्स चाइना more than ever, so it requires the assistance of China now. Why? Because रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, रशिया के पास पैसा नहीं बचा है। तो पैसा आएगा कहां से? पैसा आएगा उन देशों से जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं। वो देश कौन सा है? जैसे मैंने बताया एशिया में वो देश है चीन, वो देश है चाइना। तो चाइना जो है वो मैसिव इन्वेस्टमेंट लगा रहा है उन सारे पोर्ट रीजन्स में रशिया के साथ, और रशिया को चाइना की जरूरत है। दैट इज व्हाट रशिया वांट्स, एंड रशिया इज एक्सेप्टिंग चाइनाज एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन देयर रीजन। तो ये आप देख सकते हैं सारे पोर्ट रीजन्स, ये सारे के सारे पोर्ट्स हैं, 12 पोर्ट्स हैं इन टोटलिटी। तो ये सारे मिलिट्री बेसिस भी हैं और ये सारे पोर्ट्स भी हैं। कुछ मिलिट्री बेसिस हैं और बाकी सारे पोर्ट्स हैं जो कि रूस ने बनाए हैं, और इसमें से कई सारे पोर्ट्स में ऐसा है जो कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट लग रहा है। और ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो पूरी, ये ब्लैक वाली लाइन, ये लाइन जो है ये है नॉर्दर्न सी रूट। दिस सी रूट वुड बी यूज्ड फॉर नेविगेशन। ये जो सी रूट है ये नेविगेशन के लिए यूज करा जाएगा। दिस वुड बी यूज्ड फॉर नेविगेशन, और इस नेविगेशन का फायदा उठाने के लिए देश जो है यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आना, बहुत ज्यादा इंटाइटलमेंट होना कि हम पैसा लगा रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, ये भी किसी को पसंद नहीं है। रशिया की मजबूरी है कि चाइना से इन्वेस्टमेंट लेना है, क्योंकि रशिया के खुद के हालात बहुत बड़े हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। रशिया को भी चाइना बहुत पसंद नहीं है। दूसरे देश को ऊपर चढ़ते देख किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, और चाइना इज वन ऑफ दोज नेबर्स जिसकी ग्रोथ सबको खलती है, इंक्लूडिंग रशिया। तो चाइना का काउंटरवेट कौन है एशियन रीजन में? जी हां, सही सोच रहे हैं आप, चाइना का काउंटरवेट है एशियन रीजन में इंडिया। तो अब इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो उन्हीं पोर्ट्स में जा चुका है। इन एशिया इंडिया इज अ नेचुरल काउंटरवेट फॉर रशिया vis-a-vis चाइना। सो रशिया हैज एक्सेप्टेड इंडियन investment and exports to India of energy resources too,
क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना दो ही ऐसे देश है जिन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए, जिन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस के बारे में बात तक नहीं करी। और कौन सा देश है? बाकी सब तो सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, कोई इंपोर्ट नहीं कर रहा, कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, रशिया को आइसोलेट कर दिया है। सो इंडिया हैज बीन रेगुलर गेस्ट टू एनुअल फार ईस्ट इन्वेस्टमेंट। तो फार ईस्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगा है, तो उसमें भारतीय एनर्जी कंपनीज ओएनजीसी ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। It summits with a goal to increase its stake in the region. Stake मतलब हिस्सा। Recent revival of the Vladivostok Committee, Chennai shipping route has enhanced bilateral trade between the two countries. ट्रेड कैसे हो रशिया के साथ? इतना दूर है, ट्रेड करने का रास्ता क्या निकाला है? फार ईस्ट पोर्ट व्लादिवोस्टॉक से लेकर चेन्नई तक। तो वही रूट है जैसे ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी से चाइना से ट्रेड होता है, या पैसिफिक ओशन से ट्रेड होता है मलाका स्ट्रेट के थ्रू, उसी ट्रेड रूट के थ्रू यहां से हम ट्रेड करेंगे। तो यहां पे जो रशिया के अंतरराष्ट्रीय मंत्री हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला? सर्जी लैवरोव ने, दैट इन 2020 उन्होंने स्टेट करा, इंडिया बिकेम द फर्स्ट नॉन आर्कटिक स्टेट टू बिगिन एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज इन द आर्कटिक। तो मैंने आपसे क्या बोला था शुरू में क्वेश्चन, कि दूरबीन लेकर भी आर्कटिक सी नहीं दिखेगी, फिर भी भारत आर्कटिक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इस वजह से कर रहा है। So I hope you've gotten the answer now. Russia is not only eyeing China, but it is also engaging India on the Arctic route. In terms of bilateral trade and investments, किस चीज के लिए? ऑयल के लिए, नेचुरल गैस के लिए, कोकिंग कोल सेक्टर्स के लिए, इन सारी चीजों के लिए। तो आप देख सकते हैं ऑल्टरनेटिव रूट क्या निकला है। INSTC जो रूट है, उसके थ्रू एक ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो निकाला गया है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये है सेंट पीटर्सबर्ग, दिस इज द पोर्ट। यहां से मॉस्कवा से अस्त्रखान अजरबैजान, बंदर अब्बास एंड मुंबई, JNPT मुंबई नावाशेवा पोर्ट पहुंचोगे। इसके थ्रू जो है ये पूरा जो आपका ट्रेडिशनल रूट था वाया यूरोप एंड सुएज कैनाल, और ये जो इसके थ्रू आ रहा था, ये पूरा रूट अवॉइड होता है। ये पूरा रूट अवॉइड होता है, जिसकी वजह से आपका जो ट्रैवल टाइम है वो आधे से कम, लेस देन हाफ हो जाता है। यू कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पीटर्सबर्ग टू इंडिया इन लेस देन हाफ द टाइम दैट यू टुक थ्रू द सी रूट। ये पूरा सी रूट है, इसको कहा जाता है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये नॉर्दर्न सी को भारत से जोड़ता है और बीच में सारे देशों को जोड़ता है, INSTC। इसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये एक, मतलब ये नया प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पुराना प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है वो है ये प्रोजेक्ट, देखिए, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक रूट। तो व्लादिवोस्टॉक जो है वो ये है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, दिस इज व्लादिवोस्टॉक, और ये जो है ये है चेन्नई। तो इस तरीके से व्लादिवोस्टॉक ने यहां से ट्रेड करते करते ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ये स्ट्रेट ऑफ मलाका, सो दिस इज बे ऑफ बंगाल, और यहां से आते आते चेन्नई, दिस इज कॉल्ड एज व्लादिवोस्टॉक चेन्नई। तो व्लादिवोस्टॉक तक एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू, या यहां पे जो पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट है इसके थ्रू यहां तक ट्रांसपोर्ट होगा, और यहां से एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो भारत तक आएंगे। ये पूरा रूट एक्सप्लोर किया गया है रशिया भारत द्वारा, जिसमें इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन सर्टेन पोर्ट्स इन रशिया। कोशिश ये करी जा रही है कि जिन पोर्ट्स में चीन का इन्वेस्टमेंट है उसमें इंडिया का ना हो, जिसमें इंडिया का इन्वेस्टमेंट है उसमें चीन का ना हो। तो चीन को काउंटर करने के लिए इंडिया का इन्वेस्टमेंट रूस के लिए जरूरी है, और दूसरा, रूस के पास और तीसरा कोई पार्टनर ही नहीं है। सो इंडिया इज द ओनली सेफ बेट, प्लस इंडिया इज अ वेरी गुड एलाय which does not bite it in the back. So India energy giants are interested in getting additional stakes in Russia, Russian energy assets in the Arctic and the Russian Far East, including additional stake in the Sakhalin-1 oil venture. Oil venture है Sakhalin-1, इसमें ONGC का इन्वेस्टमेंट है जिसका स्टेक बढ़ रहा है। ONGC 20% स्टेक होल्ड करता है और वो रिसोर्सेज बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। Arctic gas is now supplied to India via new routes, नया रूट मैंने आपको दिखाया। Russian Arctic has the potential to address India's energy security needs. कि अगर भारत को आइसोलेट किया जाए, अगर भारत ईरान से नहीं खरीद सकता तो रशिया से खरीदेगा। भाई कहीं से तो खरीदेगा। ईरान के ऊपर तुमने JCPOA लगा दिया, वहां सैंक्शंस लगे, भारत ना खरीदे, रशिया से ना खरीदे तो कहां से खरीदे भाई? कहां से? कहीं से तो खरीदेंगे, तो हम रशिया से खरीद लेंगे। So US-led sanctions give India's oil industry an opportunity to increase its stake in the oil and gas fields, which has been significantly restricted. It has been significantly restricted in what? In its ability to access capital and technology for development. तो हम जो है ये काम कर रहे हैं, we have been addressing this and we have been addressing it really well.
So look at the proposed port of Chennai, India to port of Vladivostok, Russia. 5647 nautical miles, ये व्लादिवोस्टॉक है, ये चेन्नई है. देखिए इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है. INSTC जो मैं आपको बता चुका हूं, सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई तक, तो पोर्ट ऑफ मुंबई ये एग्जिस्टिंग रूट है, इसको बाईपास करने के लिए INSTC बनाया है और ये जो ईस्टर्न पार्ट से ये बनाया है. उसके सिवा इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में प्रपोज चीजें हैं और ये सब चीजें हैं. रशिया को लेके दिस इज व्हाट वी हैव डन, दिस इज हाउ वी हैव इंक्रीज्ड आवर ग्लोबल प्रेजेंस. हमने ग्लोबल प्रेजेंस को इंक्रीज करा. अब इस आखिरी स्लाइड, खाली स्लाइड में मैं सम अप करने वाला हूं आपके लिए कि हुआ क्या. देखो, रूस, रशिया जो है इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं पूरी दुनिया द्वारा. सैंक्शंस का मतलब यह है रशिया जो है कुछ खरीद नहीं पाएगा, ना ही रशिया किसी को एक्सपोर्ट कर पाएगा. यानी कि रशिया का जो आर्थिक इकोनॉमिक फैक्टर है, इनकम का जो फैक्टर है बाहरी देश से, वो बंद हो गया है. नोबडी इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया. सो दिस इज व्हाई रशिया इज इन अ डिफिकल्ट पोजिशन वेयर रशिया नीड्स मनी for investment purposes in order to support its arms and ammunition industry. Along with that, it also needs to have buyers for its oil and gas. तो ऑयल एंड गैस के लिए बायर्स ऐसे देश ढूंढने पड़ेंगे जिन देशों ने रशिया को आइसोलेट नहीं करा, जिन देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए या एक्सेप्ट भी नहीं करे. उसमें सबसे पहला जो पार्टनर जो आया रशिया के पास, जिन्होंने रशिया में इंटरेस्ट दिखाया कि हम आपके देश में FDI इन्वेस्टमेंट लगाएंगे अगर आप हमें भी सपोर्ट करोगे, सबसे पहला पार्टनर है चाइना. तो चाइना ने इन्वेस्टमेंट लगाना शुरू करा यमल पोर्ट में और दूसरे वाले पोर्ट में, और उसमें स्पेसिफिक कैपेसिटी से एक्सट्रैक्ट करा और उसके थ्रू वो पाइपलाइंस बना रहे हैं वाया मंगोलिया इन ऑर्डर टू इंपोर्ट द एनर्जी नीड्स दैट दे वांटेड टू सैटिस्फाई. तो चाइना जो है इंपोर्ट कर रहा है. अब चाइना की आदत है, चाइना इज वन ऑफ दोज नेबर्स जिसको ग्रो करते हुए कोई देखना नहीं चाहता है, बिकॉज इट इज नॉट अ फ्रेंडली नेबर. तो चीन की सक्सेस को देखते हुए, चीन की डिक्टेटरशिप या हेजेमनी को देखते हुए, रशिया ये नहीं चाहता कि चाइना का एक स्पेसिफिक होल्ड हो पूरे रीजन के ऊपर, नॉर्दर्न सी रूट के ऊपर. तो इस वजह से चाइना को लेवल पर रखने के लिए या उनकी हेजेमनी ना होने के लिए रशिया जो है अब इंडिया के साथ पार्टनर करने लगा है. दिस इज व्हाई इंडियाज इंटरेस्ट इन आर्कटिक रीजन, अ नॉन आर्कटिक स्टेट्स इन्वेस्टमेंट इन आर्कटिक रीजन इज समथिंग विच रशिया हैज एक्सेप्टेड. तो साखलिन पोर्ट में भारतीय कंपनी ONGC या OVL ONGC विदेश लिमिटेड का स्टेक बढ़ रहा है. दिस इज व्हाई इंडिया इज देयर टू काउंटर चाइना, प्लस इंडिया इज आल्सो फुलफिलिंग इट्स ओन एनर्जी नीड्स. जाहिर सी बात है भाई, हम अपना भी तो फायदा सोचेंगे. तो इस तरीके से रशिया ने दोनों देशों को बड़ी टैक्टफुली यूज करा है ताकि वो अपने प्रॉपर नॉर्दर्न सी रूट से अपना फायदा उठा पाए. तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा. डिटेल्ड एनालिसिस हमने करी है भारत आर्कटिक सी में किस तरीके से इंटरेस्टेड है. तो इसी तरीके से हम सारे स्टूडेंट्स को कंप्लीट सिलेबस GS फाउंडेशन का करवाएंगे थ्रू द फर्स्ट बैच ऑफ 2024 which is live on our platform. The batch is available at a heavily discounted price right now, and along with that जितने 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग तो जानते ही हैं कि आप लोगों के लिए SIP प्लस बैच लाइव है. बैच जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है 19 दिसंबर से, और आप इस बैच को अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. द रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर अनदर 2 days, टुडे एंड टुमारो. इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें यदि आप 2023 के एस्पिरेंट हैं, क्योंकि यही एक बैच है जो आपको असिस्ट करेगा एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करने में और आपका प्रीलिम्स क्लियर करवाने में. देयर इज नो अदर थिंग, ओनली दिस बैच, जहां भारत की टॉप फैकल्टीज मिलकर आपको तकरीबन 200 घंटों में पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करवाएंगी, पूरा जनरल स्टडीज का स्टैटिक पार्ट, along with that current affairs part, along with that added segment, सरप्राइज सेगमेंट जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट कराएंगे, उसके साथ इंडिया ईयरबुक कराएंगे, और आपको प्रिंटेड नोट्स के रूप में बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप रिवाइज कर सकते हो. और ये भी कम पड़ जाए तो आपको फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, जिससे आप अपनी रैंकिंग्स और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो. मेंटर सर्विसेज आप लोगों के लिए ऑलरेडी है भाई, और क्या चाहिए. तो सब्सक्राइब करो, नीचे जो है आप लिंक पे जाएं, सब्सक्राइब करें. अगर 2023 के एस्पिरेंट हो और IAS का एग्जाम निकालना चाहते हो तो प्रीलिम्स के लिए SIP प्लस बैच इज द ओनली सोल्यूशन टू क्रैक द एग्जाम. और ये जो है एक बहुत हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस पे है. अगर आप मेरा कोड यूज करें तो मेरा कोड है सांघी लाइव. सांघी लाइव कोड यूज करेंगे तो ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए का अवेलेबल होगा.
और अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो भी ये कोड यूज करेंगे तो वो बैच आपको एक अफोर्डेबल डिस्काउंट पे अवेलेबल होगा, जो कि 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो सारे बैचेस लाइव हैं, जरूर ज्वाइन करें अगर आप आईएएस के एस्पिरेंट हैं, और उसी के साथ साथ मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि ये सारी पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है। Thank you so much, everyone. See you in the next video. Take care. Bye. All the best. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।